ये वीडियो देखिए। ये नज़ारा है रशिया की साउथ वेस्टर्न शहर रोस्टोव से, जो रशियन मिलिट्री का लॉजिस्टिकल सेंटर है यूक्रेन की वॉर पर। आप देख सकते हैं कि कैसे मिलिट्री फोर्सेस ने रोस्टोव शहर को घेर लिया है। ये सोल्जर्स यूक्रेनियन आर्मी के नहीं है, बल्कि ये सोल्जर्स हैं वैगनर ग्रुप के, एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिसके मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन के समर्थक प्रिगोजिन। रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। रशिया के खिलाफ विद्रोह पर उतर चुका है रूस का वैगनर ग्रुप। अब सवाल ये कि वैगनर ग्रुप की मिलिट्री रशिया में क्या कर रही थी? उनको तो यूक्रेन में होना चाहिए था, जहां वो रशियन मिलिट्री के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही थी। कई लोगों ने कहा कि एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट था। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्राइडे इवनिंग को प्रिगोजिन ने एक वीडियो रिलीज किया। Prigozhin posted another message blaming the Russian military for carrying out an alleged attack against his troops, killing, quote, a huge amount of his own forces in Ukraine. जहां उन्होंने कहा कि रशियन मिलिट्री की लीडरशिप वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स को मार रही है। उन्होंने ये कसम खाई कि वो मॉस्को तक जाएंगे रशियन मिलिट्री के इविल प्लान को खत्म करने के लिए। And that his forces were going to cross into Russia, calling it the March of Justice. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. रिस्पॉन्स में व्लादिमीर पुतिन ने एक अग्रेसिव स्टेटमेंट रिलीज करी। All those who deliberately chose the path of treachery, who prepared an armed mutiny, who chose the path of blackmail and terrorist methods will face inevitable punishment. पुतिन के वार्निंग के बावजूद प्रिगोजिन के ट्रूप्स मॉस्को तक अपनी मूवमेंट करते रहे और एक डर था कि इवेंचुअली वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री के बीच लड़ाई हो सकती है। जैसे ही वैगनर के ट्रूप्स मॉस्को के 200 किलोमीटर के पास आए, तब कहानी बदल गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की ओर से ये बयान जारी किया गया है। साथ ही पेस्कोव ने बताया कि पुतिन और वैगनर ग्रुप में समझौता हो गया है। न्यूज आई कि प्रिगोजिन ने एक डील कर ली है रशियन मिलिट्री के साथ और वैगनर के सारे सोल्जर्स अपने बेस कैंप पर जाएंगे। प्रिगोजिन खुद बेलारूस चले गए, जो रशिया का एक बहुत जरूरी एलाय है। तो क्या 24 घंटे से कम में कू खत्म हो गया? रशिया में ये हुआ क्या? ये प्रिगोजिन आदमी है कौन और चाहता क्या है? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया और इंडिया पर? उद्धव ठाकरे की सामना पत्रिका ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी को भी जल्द ही एक नॉन वायलेंट वैगनर ग्रुप से सामना करना पड़ेगा। आपके लिए इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने बात करी कि अगर रशिया अनस्टेबल हो गया तो ये इंडियन मिलिट्री के लिए डेंजरस है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री बहुत हद तक रशियन इक्विपमेंट पर निर्भर करती है। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। ये आदमी लाइमलाइट में है उन इवेंट्स के लिए जो रशिया में बीते। 70% Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन को खाना दे रहे हैं और इस फोटो में वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को खाना दे रहे थे। पर ये आदमी है कौन? इस आदमी का सीवी बहुत ही डिवर्स है। उसने हॉट डॉग बेचे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, वो एक महंगे रेस्टोरेंट का मालिक रहा है और इसके साथ ही साथ उसने कई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीते हैं और अल्टीमेटली प्रिगोजिन व्लादिमीर पुतिन का शेफ भी बना, जिसके बाद वो रशियन गवर्नमेंट के लिए एक केटरर बना। तो व्लादिमीर पुतिन का शेफ पुतिन के खिलाफ क्यों लड़ाई करने लगा सडनली? और उसने एक रिबेलियन क्यों लॉन्च किया रशियन मिलिट्री के खिलाफ, जिसकी वजह से पुतिन को एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में ये बोलना पड़ा कि जिसने भी ये धोखा दिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिचुएशन ऐसी थी नहीं। कुछ महीने पहले ही प्रिगोजिन रशिया के जेल में गए थे, जहां उन्होंने रशियन कैदियों को एक ऑफर दिया यूक्रेन की जंग में लड़ाई करने का, जिसके बाद उनको आजादी मिल जाएगी। He is said to have toured 17 prisons and is recruiting 1,000 criminals as mercenaries. पर ये क्लियर नहीं है कि एक बावर्ची सडनली एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का कैसे मालिक बन गया। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 2014 में जब कई रशियन सेपरेटिस्ट यूक्रेन के डॉनबास रीजन में घुस गए थे, तब प्रिगोजिन मिलिट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे, जिसके बाद कई इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के बीच में एक लिंक क्रिएट किया। वैगनर ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था एक रशियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने, जिसका नाम था डिमिट्री यूटकिन। अब आप बोलोगे कि ये वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, यानी कि वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स रशियन मिलिट्री में शामिल नहीं है, बल्कि वो रशियन सरकार के लिए काम करते हैं, जिसकी बजाय उनको पैसा या फिर दूसरे फेवर्स मिलते हैं। वैगनर ग्रुप को रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट मिला है और वो रशियन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जिसका मतलब है कि जहाँ भी रशिया का फायदा होता है उधर ये वैगनर ग्रुप पहुंच जाता है अपने सोल्जर्स के साथ। इन ग्रुप्स को प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर PMCs भी कहा जाता है। ये वैगनर ग्रुप बस यूक्रेन में इन्वॉल्व नहीं है। In the last 7 years, the Wagner Group is said to
have exerted Russian influence in several countries, in countries like Syria, Libya, the Central African Republic, the Sudan, Mali and Mozambique. 2018 में वैगनर ग्रुप के फाइटर्स अमेरिकन ट्रूप्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे सीरिया में, जहां इस वॉर में रशिया सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद की मदद कर रहा था। अमेरिकन ट्रूप्स सीरियन रिबेल्स की मदद कर रहे थे, पर रशिया अपने ट्रूप्स सीरिया में नहीं भेजना चाहता था, इसलिए अपनी मिलिट्री भेजने की बजाय उन्होंने वैगनर ग्रुप के फाइटर्स को उधर भेजा। पर धीरे धीरे वैगनर ग्रुप का इन्फ्लुएंस सीरिया तक नहीं बल्कि अफ्रीका तक पहुंचा। कई फॉरेन देशों की सरकारें वैगनर ग्रुप को यूज करती है जब उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने देश के किसी रिबेल ग्रुप के खिलाफ, और वैगनर ग्रुप को कई बार पैसे दिए जाते हैं इस चीज के लिए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करते हैं, जहां उधर की सरकार ने वैगनर ग्रुप को 1,80,000 हेक्टेयर के एरिया में लॉगिंग राइट्स दिए, जिससे वैगनर बहुत पैसे बनाता है टिम्बर को एक्सपोर्ट करके। और ये मत सोचिए कि वैगनर ग्रुप में बस रशियंस होते हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के हिसाब से नेपाली गुरखा लोगों ने भी वैगनर ग्रुप को ज्वाइन किया है और 1 साल की सर्विस के बाद उनको रशियन सिटीजनशिप तक मिल सकती है। नेपाली सरकार भी इस चीज से खुश नहीं है, पर वो भी इन लोगों को रोक नहीं सकती। अब आप पूछोगे कि वैगनर ग्रुप से रशियन सरकार को क्या फायदा मिलता है? रशियन सरकार खुद की मिलिट्री भी तो यूज कर सकती है इन सब चीजों के लिए, पर नहीं, रशियन सरकार को वैगनर ग्रुप से ये फायदा मिलता है कि उनके सारे इंटरेस्ट भी मैच हो जाते हैं, और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो रशियन सरकार ये बोल सकती है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, ये तो एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप की गलती थी, इसका रशियन सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसके जरिए बेसिकली रशिया एक प्रॉक्सी वॉर खेल सकती है कई देशों में। अभी वैगनर ग्रुप कई समय से काम कर रहा है, पर प्रिगोजिन ने कभी भी ये नहीं माना कि वो वैगनर ग्रुप में इन्वॉल्व है। पिछले साल सितंबर में ही उन्होंने ये माना कि वो वैगनर ग्रुप के हेड है, और ये ग्रुप भी कई टाइम से बहुत सीक्रेटिव रहा है। पर 2022 में इस ग्रुप ने कंपनी रजिस्ट्रेशन करी और अपना हेडक्वार्टर्स खोला रशियन शहर सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसके बाद उन्होंने कई रिक्रूटमेंट वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए इस तरह। This is a recruitment video for the notorious Wagner Group, a Russian private military company which normally operates in the shadows. और उन्होंने खुल्लम खुल्ला बिलबोर्ड्स पर एडवर्टाइजमेंट्स भी करे लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए, बोलने के लिए। Look at this poster now. It was spotted in the Russian city of Yekaterinburg. वैगनर ग्रुप और लाइमलाइट में आया जब रशिया का मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुआ यूक्रेन में। अमेरिकन एस्टिमेट्स के हिसाब से जब दिसंबर 2022 से 20,000 रशियन ट्रूप्स की मौत हुई है, उनमें से आधे एक्चुअली वैगनर ग्रुप से हैं। यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि यूक्रेन में वैगनर के करीब 50,000 फाइटर्स हैं। इस ग्रुप ने एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी बनाई जिसको कहा जाता है वैगनर लाइन। ये एक ट्रेंचेस और एंटी टैंक डिफेंस का सिस्टम है लुहांस्क रीजन में, जिसको रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था सितंबर 2022 में। तो आप देख सकते हो कि रशियन सरकार और वैगनर ग्रुप के बहुत अच्छे संबंध है। अब सवाल यह है कि सडनली इस ग्रुप ने 180 डिग्री टर्न क्यों ले लिया? सडनली प्रिगोजिन रशियन सरकार के खिलाफ क्यों गया? ये चीज स्टार्ट हुई 23 जून को, जब प्रिगोजिन ने डायरेक्टली रशियन मिलिट्री पर दोष डाला कि रशियन मिलिट्री वैगनर के सोल्जर्स को मार रहे हैं। Those who destroyed our guys today, along with tens of thousands of lives of Russian soldiers, will be punished. I ask no one to put up any resistance. Justice for the troops will be restored, and then justice for all of Russia. इसके बारे में वीडियोस आए वैगनर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, जिसके बाद वैगनर ने रशिया के साउथ में रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। प्रिगोजिन ने कहा कि वैगनर के सोल्जर्स रशियन शहर रोस्टोव में एक ब्लॉकेड रखेंगे जब तक रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और रशिया का टॉप जनरल उनसे मिलने नहीं आता। प्रिगोजिन ने कहा कि उनके एक्शन कोई मिलिट्री coup नहीं है, बल्कि एक मार्च फॉर यूनिटी है। रशियन मिलिट्री ने कहा कि उन्होंने वैगनर के बेसेस और सोल्जर्स को नहीं अटैक किया, पर जितनी ही जल्दी ये टेंशन बढ़ी उतनी ही जल्दी कम भी हो गई। The heavily armed Wagner group, who advanced most of the way to Moscow, halted their approach. 24 घंटे के अंदर अनाउंस किया गया कि वैगनर ग्रुप और रशियन सरकार के बीच एक डील हो गई है, और इस डील के बाद प्रिगोजिन बेलारूस चलेगा। अब ये सिलसिला क्यों स्टार्ट हुआ, उसके लिए हमें समझना होगा कि वैगनर ग्रुप यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व कितना हुआ। जून 2022 तक रशियन इन्वेजन की प्रोग्रेस मानो थम सी गई थी। रशिया को और लोग की जरूरत थी अपना एग्रेशन बनाए रखने के लिए यूक्रेन में, और इस समय व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन को इजाजत दी कि वो रशियन जेल्स जाकर कैदियों का अपना फाइटर्स बनाए। सितंबर 2022 तक रशिया के लिए सिचुएशन बद से बदतर हो गई। यूक्रेन ने खार्किव और कर्सन प्रोविंसेस में अपने काउंटर ऑफेंसिव करे, और रशिया में कई लोग ये सोचने लग गए कि वैगनर ग्रुप से रशिया को फायदा मिल भी रहा है। इसी वजह से रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री में लोग दो भागों में बंट गए, एक जो वैगनर ग्रुप को सपोर्ट करता और दूसरा
कि उनको सपोर्ट नहीं करता। जो सपोर्ट कर रहा था ग्रुप, उसको लीड कर रहे थे जनरल सुरोविकिन और दूसरी तरफ थे जनरल गेरासिमोव। अक्टूबर 2022 में रशियन मिलिट्री की लीडरशिप में बदलाव हुआ। जनरल सुरोविकिन को रशियन आर्म फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया, जिस चीज से प्रिगोजिन खुश थे, क्योंकि उसका मतलब था कि अब रशियन आर्म फोर्सेस को ऐसा बंदा लीड कर रहा है जो उनकी साइड में है। इसी वजह से जब प्रिगोजिन ने यूक्रेन में बाखमुत को कैप्चर किया, वैगनर ग्रुप और रशियन आर्मी के बीच कोलैबोरेशंस और बढ़ गई। माना जाता था कि वैगनर ग्रुप रशियन मिलिट्री के लिए कुछ ही महीनों में जीत हासिल करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जो मिलिट्री कैंपेन कुछ ही दिनों में सक्सेसफुल होने वाला था, उसको एक्चुअली महीने लग गए और अभी भी सक्सेस हासिल नहीं हुई रशियन मिलिट्री को। इसकी वजह से प्रिगोजिन की पॉपुलैरिटी रशियन सरकार में कम होने लगी। इसके साथ रशियन मिलिट्री में वापस बदलाव हुआ। सुरोविकिन को हटा दिया गया और जनरल गेरासिमोव को बनाया गया नया जनरल, जिसके बाद प्रिगोजिन रशियन मिलिट्री की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करने लग गए। У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? उन्होंने कहा कि ये नए जनरल और डिफेंस मिनिस्टर वैगनर के फाइटर्स को सप्लाईज नहीं दे रहे, जबकि कई वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट ने कहा है कि रशियन मिलिट्री शायद ये इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने सप्लाईज को बचाना चाहती थी उस समय के लिए जब यूक्रेन एक काउंटर अटैक करेगा। टेंशन्स इतनी बढ़ गई वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री के बीच कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने ये भी दावा किया कि प्रिगोजिन ने रशियन आर्मी की पोजीशंस लीक कर दी हैं यूक्रेन को। प्रिगोजिन ने बोला कि ये रिपोर्ट गलत है, पर एक उदाहरण था कि प्रिगोजिन और रशियन मिलिट्री के बीच टेंशन्स कितनी बढ़ रही थी। मई 2023 में प्रिगोजिन ने कई अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी रशियन मिलिट्री के खिलाफ। उन्होंने वापस दोष डाला रशियन मिलिट्री लीडरशिप पर कि ये लीडरशिप वैगनर ग्रुप को एम्यूनिशन नहीं दे रही, और उन्होंने धमकी दी कि अगर रशियन मिलिट्री ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो वो वैगनर ग्रुप को बखमुत से विड्रॉ कर लेंगे। पर जब उनको वादा दिया गया कि रशियन मिलिट्री उनको सप्लाईज देगी, उन्होंने अपनी धमकी खारिज कर दी। फिर जून में प्रिगोजिन ने कहा कि वैगनर ग्रुप कोई भी ऐसा ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा जिसके लिए उनको रशियन सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े। वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि उसका अंजाम हुआ कि वैगनर ग्रुप ने एक मार्च, जिसको कुछ लोगों ने कू बुलाया, वो लॉन्च किया। The Wagner leader then marched his troops into the Russian city of Rostov-on-Don. पर 24 घंटे के अंदर ही ये कू खत्म भी हो गया। Prigozhin's going to live safely in Belarus. Do you buy that deal? This deal to me is kind of fishy. All of a sudden, Prigozhin stopped. जिसका श्रेय बहुत हद तक एक आदमी को जाता है, बेलारूशियन डिक्टेटर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। Alexander Lukashenko played a critical role in ending an armed insurrection inside Russia. रशियन प्रेस ने तो उनको हीरो ऑफ द आवर भी बुलाया। लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के बहुत टाइम से एक एलाय रहे हैं। इनफैक्ट वो पावर में पुतिन की वजह से ही है। जब बेलारूस में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चालू थी, तब व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में रशियन प्रॉक्सीज भेजे थे इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। लुकाशेंको एक डिक्टेटर है, वो किसी भी तरह की प्रोटेस्ट नहीं चाहते थे अपने देश में। अब क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इतनी हेल्प करते हैं उनकी, इसी वजह से बेलारूशियन सरकार प्रो रशियन भी है और उनके लिए खतरा है कि अगर रशिया में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। इसी वजह से उन्होंने डील करने की कोशिश करी वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री के बीच। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रिगोजिन है कहाँ, पर इस डील के हिसाब से प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। Under the deal, Prigozhin will move to Belarus. और ना प्रिगोजिन और ना उनके किसी साथी के खिलाफ रशियन मिलिट्री कार्रवाई करेगी इस रिबेलियन की वजह से। तो अब सवाल है कि वैगनर ग्रुप का होगा क्या। प्रिगोजिन ने कहा था कि उनके ट्रूप्स वापस अपने बेस कैंप में चले जाएंगे। अब प्रिगोजिन ने अपने ट्रूप्स को ये जरूर बोला कि उनको वापस अपने बेसिस में जाना होगा, पर व्लादिमीर पुतिन ने उनको एक अल्टीमेटम फिर भी दिया। Заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रशियन मिलिट्री के साथ लड़ सकते हैं और ना कि एक प्राइवेट कंपनी जैसे वैगनर ग्रुप के साथ, पर कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं कि ये कारनामा हुआ ही क्यों। एक फॉर्मर यूके जनरल कहते हैं कि अब वैगनर ग्रुप यूक्रेन को उल्टा बेलारूस की साइड से अटैक करेगा। फिर एक और थ्योरी है जो प्रेजेंट करी वेलिना चकरोवा ने, जो कहती कि जो भी इवेंट्स हुए वो एक मिलिट्री कू नहीं था, बल्कि व्लादिमीर पुतिन की चालाकी थी। वो कहती है कि ये चीज एक वॉर थी रशिया में दो डिविजन्स के बीच, पीटर्सबर्ग जिसमें व्लादिमीर पुतिन शामिल है और मॉस्को, और उनका कहना है कि ये एक तरीका था व्लादिमीर पुतिन का जिससे वो वापस अगले साल रशियन इलेक्शंस जीत सके। वो कहती है कि प्रिगोजिन एक कू का नाटक कर रहे थे ताकि वो मॉस्को फैक्शन पर
दबाव डाल सके। उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स 90% हो गई, जो उनके हिसाब से प्रूव करता है कि उनकी थ्योरी सच हो सकती है। अब सवाल ये है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर और इंडिया पर। Russia's turbulent history was repeating. I never thought I'm going to witness something like that again, and here we go. Russian history will repeat itself. ये कहना था एक रशियन पॉलिटिकल एनालिस्ट का, जो बात कर रहे थे 1991 कू के बारे में, जो हुआ था रशियन प्रेसिडेंट गोर्बाचेव के खिलाफ। अब 1991 में कोई रशिया भी नहीं था, तब रशिया था सोवियत यूनियन। ये कू भले ही फेल हो गया, पर कई लोग मानते हैं कि ये कू रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन से रशिया और कई और देश बने। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन के साथ भी वही होगा जो गोर्बाचेव के साथ हुआ। अब ये जरूर है कि व्लादिमीर पुतिन ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया और पब्लिकली तो सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, पर कई रशियन एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये ऐसे 24 घंटे थे जिन्होंने क्रेमलिन को हिला दिए और जो व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। Yevgeny Prigozhin's forces were 200 kilometers from the Kremlin, and it didn't look like there was any way to stop them. How damaging is that for Vladimir Putin? कई दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये दर्शाता है कि रशिया में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और रशियन सरकार का इतना बड़ा कंट्रोल भी नहीं है अपने देश पर जितना हम मानते हैं, जिसकी वजह से कई रशियंस और दुनिया के लिए पुतिन की जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज थी वो गल रही है। ऑब्जर्वर्स ने दिखाया कि व्लादिमीर पुतिन कुछ कर नहीं पाए जब वैगनर ग्रुप ने एक रशियन शहर पर कब्जा कर लिया, जहाँ रशियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स है यूक्रेन ऑपरेशंस के लिए। वैगनर ग्रुप के टैंक्स मॉस्को तक भी जा रहे थे। ये सिलसिला तभी थमा जब बेलारूस के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से कई लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं। But it also makes me wonder, how much control does he really have? कंट्रोल के अलावा कई एक्सपर्ट्स ने ये भी दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन की क्रेडिबिलिटी भी कम हो रही है। एक रशियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दावा किया है कि रशियन लीडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि वैगनर ग्रुप ने एक हेडक्वार्टर को हड़प लिया और वो मॉस्को तक जाने लगे, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है वो कारण जो वैगनर ग्रुप ने दिया अपनी म्यूटिनी के लिए। जब प्रिगोजिन ने बोला कि आवर होली वॉर हैज टर्न्ड इनटू अ रैकेट, जो वो जंग यूक्रेन को हड़पने के लिए लड़ रहे थे वो भी एक करप्शन स्कैंडल बन गया। तो फिर वो सारी स्टेटमेंट्स का क्या जो व्लादिमीर पुतिन ने दी कि यूक्रेन को वो हड़पना चाहते हैं क्योंकि यूक्रेनियन लोग भी ये चाहते हैं, और ताकि रशिया अपने उस महान इतिहास में जा सके जब यूक्रेन और रशिया एक देश होते थे। रोगोव, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कहते हैं कि ये चीज हमें दिखाती है कि व्लादिमीर पुतिन जो आइडियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे थे यूक्रेन वॉर के लिए, वो और कमजोर हो जाता है। और ये वैगनर ग्रुप ने जो म्यूटिनी करी वो हमें एक और चीज दर्शाती है कि कई लोग रशिया में इस वॉर से खुश नहीं है। जब भी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हुई है, व्लादिमीर पुतिन का ये जवाब रहा है कि ये वेस्टर्न देशों की एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है कि उन प्रोटेस्टर्स को पैसा दिया गया है अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों ने। पर इस बार शायद व्लादिमीर पुतिन ये आर्गुमेंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री के बीच क्लोज रिलेशनशिप की वजह से क्या पुतिन ये कह पाएंगे कि वैगनर ग्रुप को वेस्टर्न देशों से पैसा मिल रहा है। इसकी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि पुतिन इज फिनिश्ड। एक मॉस्को के न्यूज़पेपर के एडिटर ने तो ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन के जो आसपास लोग हैं वो शायद उनको ये भी बोले कि वो प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन के लिए ना लड़े। अगर व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ देते हैं तो उसके बाद रशिया में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोग राइट विंग नेशनलिस्ट होंगे जो यूक्रेन के खिलाफ वॉर कंटिन्यू करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ होंगे वो लोग जो इस वॉर को बंद करना चाहते हैं और रशिया को रिफॉर्म करना चाहते हैं। एक रशियन एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा कि इससे रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है। ये वीडियो है रोस्टोव से, एक रशियन शहर जहां लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जब वैगनर बीच और रशियन सरकार के बीच में विवाद है वो खत्म हुआ। ऐसी क्लिप्स हमें बताती है कि इन इवेंट्स की वजह से व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रॉन्ग मैन इमेज गल नहीं रही बल्कि और मजबूत हो रही है, और इसकी वजह से शायद व्लादिमीर पुतिन को फायदा भी मिल सकता है 2024 के इलेक्शंस में। सोशल मीडिया में कई लोगों ने इस कू की कंपैरिजन करी टर्की में जो कू हुआ था 2016 में। टर्की में भी इलेक्शंस आने वाले थे और फिर 2016 में एक मिलिट्री कू हुआ जो अर्डोगन ने यूज किया अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए टर्की पर। कुछ एनालिस्ट ने तो ये भी कहा कि अब इस कू की वजह से व्लादिमीर पुतिन और रिसोर्सेज डालेंगे रशियन मिलिट्री पर, जिससे उनका कंट्रोल रशिया पर और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो ये बोल सकते हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में है और इसी वजह से वो और पैसा खर्च करना चाहते हैं सिक्योरिटी और डिफेंस पर। एक रशियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहती हैं कि चाहे व्लादिमीर पुतिन की इमेज कमजोर क्यों ना हो रही हो, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी इमेज उनके लिए सेकेंडरी ही रही है। वो ये भी कहती हैं कि व्लादिमीर पुतिन को रियलाइज हो गया है
कि उनको ना वैगनर ना प्रिगोजिन की जरूरत है, वो अपनी मिलिट्री के भरोसे ही काम कर सकते हैं। एक कंपनी जो रशियन सोशल मीडिया को मॉनिटर करती है, उसने कहा कि इस इवेंट के बाद प्रिगोजिन और वैगनर के लिए पब्लिक सपोर्ट कम हुआ है और प्रिगोजिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर रशियन सरकार ने प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट किया, जिस प्रोपेगेंडा की वजह से व्लादिमीर पुतिन की इमेज भी और मजबूत हुई हो। अब चाहे व्लादिमीर पुतिन का भविष्य ज्यादा बेहतर हो या बदतर, ये बात तय है कि इन इवेंट्स का एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कई देशों पर, इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्रेन वॉर में क्या होगा। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये क्लियर नहीं है कि इस वजह से यूक्रेन की वॉर पर एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी या फिर नहीं। जो फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहते हैं कि वैगनर ग्रुप का इतना बड़ा रोल नहीं था यूक्रेन की वॉर में। वैगनर ग्रुप ने जरूर रशियन मिलिट्री के लिए कई यूक्रेनियन टेरिटरीज पर कब्जा किया था, पर उनमें से कई टेरिटरीज का कंट्रोल वैगनर ग्रुप ने मिलिट्री को दे दिया। दूसरी तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि इससे रशियन ट्रूप्स के मोराल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक रशियन मिलिट्री एनालिस्ट ने कहा कि मोराल कम होने की अच्छी संभावना है, क्योंकि जब रशियन प्रेसिडेंट वैगनर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, वही ग्रुप जिसने रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर अटैक किया, तो फिर क्या सिग्नल जाएगा रशियन सोल्जर्स पर। और आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि कॉन्फिडेंस और मोराल एक मिलिट्री कैंपेन में कितना जरूरी होता है। फ्रंट लाइन में लड़ते हुए रशियन सोल्जर्स का अगर मोराल कम होगा तो वो इतनी टफ फाइट नहीं दे पाएंगे और रशियन मिलिट्री अपनी टेरिटरीज धीरे धीरे खो भी सकती है। रशियन ट्रूप्स पर ही नहीं, ये चीज यूक्रेनियन सोल्जर्स के मोराल को भी बढ़ा सकती है। Now Ukraine has a very good window of opportunity to do something. फिर आता है अफ्रीका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां वैगनर ग्रुप ने अपना पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। कहा जाता है कि पूरे अफ्रीका में करीब 5000 वैगनर के ट्रूप्स हैं और प्रिगोजिन की कई कंपनीज ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और माली जैसे देशों की सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। इन सारे देशों की सरकार चिंता में होंगी कि क्या अब वैगनर ग्रुप उनके देशों में काम कर पाएगा जो वो करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है अब रशियन सरकार और व्लादिमीर पुतिन वैगनर ग्रुप पर और दबाव डाले। इसका इम्पैक्ट हम ग्लोबल रिलेशंस में भी देख सकते हैं। एक रिलेशन है चाइना और रशिया का। वेन टीसुंग जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि चाइना का मेन ग्लोबल पार्टनर बहुत समय से रशिया रहा है, पर अगर व्लादिमीर पुतिन की पकड़ रशियन सरकार में इतनी स्टेबल नहीं है तो क्या चाइना को उतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रशिया के साथ रिलेशनशिप में। फिर आता है इंडिया पर इम्पैक्ट। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था ये दिखाने के लिए कि इंडिया का क्या स्टांस रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। इंडिया ने खुलेआम रशिया की आलोचना नहीं करी है। For us, Russia has been a steady and time-tested partner. So if it has served my country very, very well for many decades, I think you can see the obvious interest and commitment I would have in keeping that relationship strong and steady. पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। कई वेस्टर्न देशों के क्रिटिसिज्म के बावजूद इंडियन सरकार ने रशियन ऑयल खरीदा है डिस्काउंटेड प्राइसेस पर, जिससे इंडियन इकोनॉमी को जरूर फायदा मिला है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने करीब $3.6 बिलियन यानी कि करीब 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं बस 9 महीने में डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद कर। रशिया की वजह से इंडिया को 2 और फायदे मिलते हैं। पहला, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो जो रशिया के पास है, और दूसरा है मिलिट्री। करीब 60 से 85% वेपन्स रशियन ओरिजिन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की डेटा के हिसाब से 90% से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स इंडियन आर्मी की रशियन है, 69% कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रशियन है और 44% इंडियन नेवी की सबमरीन्स और वॉरशिप रशियन है। इंडिया ने जरूर डिवर्सिफाई करने की कोशिश करी है इजराइल, यूके, फ्रांस और यूएस के पास जाकर, पर जितना इक्विपमेंट और सप्लाईज रशिया से मिलते हैं उतना किसी और देश से नहीं मिलता इंडिया को। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडियन मिलिट्री सप्लाईज वैसे इम्पैक्ट हो गए थे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन एयरफोर्स पर पड़ा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के कई स्पेयर पार्ट्स रशिया से ही आते। इनफैक्ट एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स का बजट कम हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि उनकी कई सप्लाई डिलीवरीज कंप्लीट हो ही नहीं रही। जिसका मतलब बहुत क्लियर है कि रशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशंस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से इंडिया के लिए रशिया की पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होती है तो इंडिया के लिए रशियन वेपन्स बहुत जरूरी है। और इंडिया ये भी नहीं चाहता कि रशिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप्स और मजबूत हों, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना के बीच में जंग होती है तो रशिया किसकी साइड लेगा। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन मिलिट्री पर। फिर एक फाइनल इम्पैक्ट जो इंडिया पर ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा वो है मार्केट्स, स्पेशली ऑयल की मार्केट और फूड मार्केट। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने देखा कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा फूड और फ्यूल प्राइसेस पर। आप देख सकते हैं इस ग्राफ से कि कैसे रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं सीरियल्स और ऑयल सीड जैसे क्रॉप से। अगर हम गेहूं की बात करें तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है और यूक्रेन नंबर 5। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी और फर्टिलाइजर मार्केट में भी रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। दुनिया का टॉप नेचुरल गैस एक्सपोर्टर, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर और थर्ड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है रशिया। 2020 में 15% फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स रशिया से थे। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है रशिया में तो इन मार्केट्स पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबली। इस वजह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम से कम शॉर्ट टर्म में कई लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। ये है कर्नल ब्रेंडन कर्नी, यूएस मरीन कॉर्प्स के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ, जिन्होंने कहा कि वो खुद रशिया के बारे में 50 साल से पढ़ रहे हैं। I've been involved in studying Russia for roughly 50 years. पर इसके बावजूद उनको भी आइडिया नहीं है कि रशिया में चल क्या रहा है। And I'll tell you with great confidence, no one knows what's going on in Russia. और वो शायद सही है। हिस्टोरिकली व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या हो रहा है वो बहुत कम लोगों को ही पता होता है, क्योंकि रशिया में मीडिया पर एक टाइट कंट्रोल है। इस वजह से जो भी हमने बातें करी वो अभी डिफरेंट एक्सपर्ट्स की थ्योरीज है। ये कू क्यों हुआ, ये कू था या नहीं था, प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के साथ क्या होगा, यूक्रेन की वॉर बदलेगी या फिर नहीं, क्या रशिया में रेजिम चेंज होगा या नहीं, और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी चीजों का बस अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि एक शॉक हो व्लादिमीर पुतिन को और इसका रिस्पॉन्स हो कि वो अपना कंट्रोल रशिया पर और बढ़ा दे, वो और सख्ती से कार्रवाई करे और बहुत अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बस एक उदाहरण है कि व्लादिमीर पुतिन का कंट्रोल एक्चुअली कम हो रहा है रशिया में। इन दोनों साइड्स में से क्या ज्यादा सच है वो तो हमें कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसा ही ब्रेकिंग न्यूज का कंटेंट आपको दे पाए। और अगर आपका मिलिट्री कूज में इंटरेस्ट है तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो। पहला वीडियो है कि पाकिस्तान में 3 मिलिट्री कूज हुए हैं पर इंडिया में एक भी नहीं, ऐसा क्यों। और दूसरा वीडियो है म्यांमार के मिलिट्री कू के बारे में। इसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना।